कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभाकर यादव लर्निंग फाइव पाठशाला पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पदार्थ का वर्गीकरण बताया था। मैंने दो तरीके से आपको पदार्थ का वर्गीकरण बताया था। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन तरीके के होते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। और रासायनिक अवस्था के बारे में मैंने बताया कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वहाँ पे हम सेकंड चैप्टर पे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी हम भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था के बारे में आपको बताया जाएगा। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था, पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको पदार्थ के अभिलक्षणिक गुणों के बारे में बताया गया था, जहाँ पर आपको वहाँ पर 3-4 पॉइंट्स बताए गए थे। और एक पॉइंट्स उसमें था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ों को मैंने बोला था कि एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत काम में आने वाला है। तो क्या आप लोगों को वो लेक्चर और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद है? कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, याद है कि नहीं। आज फिर से मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं याद होगा। वहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी: अंतराणविक बल और अंतराणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मैंने जब बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। जब दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो उनके बीच का बल वीक होगा। मतलब मैंने बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैंने आपको बताया था एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लेक्चर में पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला हमारे पास है सॉलिड स्टेट। पहला कौन सा है? सॉलिड स्टेट। दूसरा द्रव लिक्विड स्टेट। दूसरा लिक्विड स्टेट, पहला सॉलिड स्टेट, और तीसरा हमारे पास है गैसियस स्टेट। वैसे तो यहाँ पर 5 तरीके का होता है, आइंस्टीन वगैरह, बोस-आइंस्टीन वगैरह, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आप जब 11th में आएंगे तो वहाँ पर आपको केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल अभी आपके सिलेबस में 3 चीज़ें हैं: ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी बेटा द्रव लिखा, द्रव में तीनों चीज़ें आएंगी: ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। द्रव माने आपकी तीनों अवस्थाएं आ जाएंगी। और द्रव, यहाँ पर द्रव लिखा है, यहाँ पे द्रव लिखा है और वहाँ पे द्रव लिखा है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म, जो मतलब जिसमें बहने की क्वालिटी हो, जैसे जल, H2O जो हमारा जल होता है, वो द्रव है। और द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो इसमें मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था, मान लीजिए ये आपका एक चैम्बर है, इसमें छोटे छोटे कण हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझिएगा। पहला हमारा ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। मैं क्या बता रहा था, इसमें जो कण है एकदम पास पास है। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतराणविक बल बहुत हाई होगा, और अंतराणविक दूरी बहुत कम है। मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो कणों के बीच में दूरी बहुत कम है और इनके बीच का बल बहुत स्ट्रांग है। दूरी बहुत कम है और बल बहुत स्ट्रांग है। जब दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो बल क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कणों के बीच में आप देख रहे होंगे
की दूरी बहुत कम है, एकदम ना के बराबर दूरी है, और तब यहाँ पर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप पॉइंट लिखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या बताया गया, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब जो सॉलिड चीजें होती हैं उनका एक फिक्स शेप होगा और उनका जो आयतन होगा निश्चित होगा। जैसे कोई चीज, जैसे मान लीजिए ये 5 kg का है, इसमें 5 kg आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा है, इसमें भी 5 kg आ रहा है, ठीक है। इनका आकार जो है, आकार भी निश्चित है। मतलब चीनी को जो है आप बाल्टी में रखोगे तब भी वो चीनी चीनी ही रहेगी, अपने ही शेप में रहेगी, और जब उसको आप डिब्बे में बंद करके रखोगे तब भी चीनी वैसे ही रहेगी। ना तो उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है चीनी का और ना ही आयतन, क्योंकि 5 kg चीनी डिब्बे में 5 kg के बर्तन में भी आ रही है और 5 kg के बाल्टी में भी चीनी आ जा रही है, तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। तो आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे। और दूसरा पॉइंट ये लीजिए कि उनके बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है और दूरी बहुत कम होती है। आकर्षण बल मैंने आपको बताया, दो कण है, उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज्यादा है, उनके बीच की दूरी बहुत कम है। तो ये हमारा ठोस हो गया। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिए, ठोस अत्यधिक ठोस अत्यधिक ऋण है, ठोस अत्यधिक ऋण है। सेकेंड पॉइंट आगे लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, ठोस अपना आकार नहीं बदलते हैं, ठोस अपना आकार नहीं बदलते हैं। और चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, ठोस असंपीडित, ठोस असंपीडित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। मतलब जो असंपीडित का मतलब क्या हुआ, दबाने से। मतलब जैसे कोई चीज ठोस है, ठोस सॉलिड है, उसको बेटा हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको मतलब हम दबा नहीं सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि चौथा पॉइंट अपना, ठोस असंपीडित होते हैं, मतलब हम ठोस को कंप्रेस दबा नहीं सकते हैं। और एक पॉइंट आप और लिख लीजिए इसमें, ठोस का सर्वाधिक घनत्व होता है। ठोस का सर्वाधिक घनत्व होता है। घनत्व का मतलब डेंसिटी से हुआ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, कण एकदम पास पास है, एकदम चिपके हुए, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो वही अपना पांचवा पॉइंट क्या हुआ, ठोस का सर्वाधिक घनत्व होता है। आइए एक बार फिर से ठोस के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके कण एकदम पास पास होते हैं, जिससे इनके बीच का आकर्षण बल, अंतराणविक बल जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और इनके बीच की दूरी कम होती है। तो वही इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या पढ़ रहे हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का मतलब एक फिक्स शेप होता है और एक
फिक्स वैल्यूम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 kg चीनी है, उसको आप जो है डिब्बे में रखिए 5 kg के, उसका आकार वैसा ही रहेगा, चीनी से गुड़ नहीं बन जाएगा और उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और बाल्टी में रख दीजिए तो चीनी वैसे ही रहेगी। तो उसका मतलब यही हुआ कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ठोस अत्यधिक दृढ़ होते हैं, मतलब बेटा ठोस बहुत मजबूत होते हैं। तीसरा कह रहा है ठोस अपना आकार नहीं बदलते हैं। हमने बताया कि ठोस को आप जैसे जिस पात्र में रखिए वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अपना आकार परिवर्तित नहीं करेगा। उसके बाद मैंने बताया ठोस असंतुलित होते हैं, मतलब ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, मतलब ठोस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे हम दबा नहीं सकते हैं। और पांचवा मैंने बताया ठोस का सर्वाधिक घनत्व होता है। घनत्व सर्वाधिक क्यों होता है, क्योंकि उनके कार्य एकदम पास पास होते हैं। आप इस ठोस अवस्था को नोट करिए, उसके बाद हम दूसरा द्रव अवस्था पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में मैंने बताया उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और वो बहुत अत्यधिक मजबूत होते हैं, उसे हम कंप्रेस नहीं करते हैं, उनका घनत्व सर्वाधिक होता है। और उसका उदाहरण मैंने कुर्सी, मेज और पेन कर दिया। अब आइए हम द्रव अवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट ये है, इसका द्रव का आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे पहले पॉइंट मतलब जैसे हम कोई तेल लीजिए, मान लीजिए तेल को अगर हम गिलास में रखेंगे तो तेल जो है गिलास का आकार ले लेगा, और कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का आकार ले लेगा। और द्रव तरल होते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा द्रव तरल होते हैं, मतलब इसमें बहने का गुण पाया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना बहाव के रूप में चलते हैं। और द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है, मतलब मैंने आपको समझाया पहले कि उसमें कण बहुत पास पास होते हैं, तो उसमें सर्वाधिक घनत्व होता है और इसमें घनत्व कम होता है। तो यहाँ पे मैं एक चैम्बर ले लिया और उसके बाद यहाँ पे कण थोड़ा दूर है, यहाँ आप देख रहे हैं कि कण एक दूसरे से दूर दूर है। तो यहाँ पर अंतराणु बल थोड़ा ज्यादा होगा और दूरी भी थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब अंतराणु बल भी ज्यादा हो रहा है और दूरी भी थोड़ा ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए इसका घनत्व क्या हो रहा है, घनत्व ठोस की तुलना में थोड़ा कम हो रहा है। द्रव अपना आकार बदलते हैं। चौथा पॉइंट इसका क्या हुआ, द्रव अपना आकार बदलते रहते हैं। तो हम लिक्विड अवस्था के बारे में पढ़े। पहला पॉइंट उसका क्या था, द्रव का आकार निश्चित होता है और परंतु आयतन निश्चित होता है। मैंने बताया कि अगर आप गिलास ले रहे हो तो उसका जो है गिलास का शेप हो जाएगा, कटोरी में ले रहे हो तेल को तो कटोरी का शेप हो जाएगा, और इसमें पानी हो तेल हो या वो उसमें बहने का फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। तीसरा, द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है। और चौथा, द्रव अपना आकार बदलते रहते हैं। उदाहरण लीजिए, पानी, तेल, दूध, जूस, आप तब तक इसे आप नोट करिए, फिर हम आपको गैसीय अवस्था के बारे में बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना तीसरा गैसीय स्टेट। मैंने आपको पहले दो अवस्थाओं के बारे में बता दिया, पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे गैसीय स्टेट। इसमें बेटा पहला पॉइंट लिखिए, गैस का आकार आयतन, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हमारा वायुमंडल है, हमारा पर्यावरण है, इसमें बहुत सी सारी गैसें पाई जाती हैं, उनका कोई आकार नहीं है ना कोई आयतन है, मतलब हर जगह गैसें उपस्थित रहती हैं। तो वही बोल रहा है कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है, मतलब दोनों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा कह रहा है गैस सर्वाधिक संपीड़ित होता है, मतलब
गैस को बेटा हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप घर में किचन में यूज होने वाला सिलेंडर देखिए, उसमें गैस को संपीड करके मतलब भरा जाता है, उसमें कंप्रेस किया जाता है। वो जो 14 लीटर का टंकी होता है उसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है। तो उस वही कह रहा है कि गैस को सर्वाधिक संपीडित होता है, मतलब गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, मतलब ज़्यादा गैस कम पात्र में हम कंप्रेस करके भर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, गैस सर्वाधिक संपीडित होते हैं। तीसरा है गैस का घनत्व कम होता है। गैस का घनत्व होने का रीजन क्या है बेटा, कि यहाँ पर जैसे मैंने एक बॉक्स लिया, उसमें गैस के अणु ले लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी सर्वाधिक है। तो यहाँ पर अंतरा आणविक बल बहुत कम हो गया और अंतरा आणविक दूरी बहुत ज्यादा है। तो यही रीजन है कि इनका घनत्व सबसे कम होता है। इनके बीच का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो बहुत कम होता है, मतलब बल बहुत कमजोर होता है और उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बल कमजोर होता है। वही कारण है कि घनत्व बहुत कम होता है। गैस में भी बहाव का गुण पाया जाता है, मतलब द्रव की तरह, जैसे द्रव में भी बहने का गुण पाया जाता है, वैसे गैस में भी बहाव का गुण पाया जाता है। आप सुनते होंगे कि गैस मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, मतलब अत्यधिक दाब से कम दाब की ओर। तो हमने आपको इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। पहला, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का सर्वाधिक संपीडित होता है, मतलब उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद गैस का घनत्व कम होता है, मतलब घनत्व कम होने का रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत कम होता है, कमजोर फोर्स होता है। और अंतराणविक दूरी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत अत्यधिक होती है। और मैंने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, गैस में भी बहाव का गुण पाया जाता है। आज हमने अपना पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैंने आपको भौतिक अवस्था के आधार पर बताया 3 तरीके का, ठोस, द्रव और गैस। और मैंने गैस में बताया, गैस में सर्वाधिक अट्रैक्शन फोर्स होता है और उस दृढ़ होते हैं, उनमें बहाव का गुण नहीं होता है। और द्रव और गैस में बहाव का गुण पाया जाता है, उसे हम असंपीडित होता है, हम उसे दबा नहीं सकते, और इसको गैस को हम दबा सकते हैं। तो बेटा आज का ये होमवर्क है आपका कि आप एक सारणी बनाएंगे ठोस, द्रव, गैस की। उस सारणी में आप तीनों के बीच में अंतर लिखेंगे, कम से कम 5-5 अंतर। तो आज का होमवर्क यही है और आज की क्लास यहीं तक। आगे हम आपकी